हमारा हिमाचल में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं खबरों की एक बड़ी खबर के साथ जो इस वक्त आ रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी सीएम जयराम ठाकुर के दिल्ली दौरे को लेकर आ रही है। यहां आपको बताएं कि सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त। और यहां आपको भी बता दें कि कई अहम मुद्दे ऐसे रहे हैं जिन पर चर्चा की गई है। मुलाकात के दौरान दोपहर तक शिमला लौटेंगे सीएम जयराम ठाकुर। तो दिल्ली दौरे पर रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर और अब दिल्ली दौरे के बाद से कई मंत्रियों के साथ मुलाकात करने के बाद से वो वापस हिमाचल लौट रहे हैं और दोपहर तक हिमाचल लौट जाएंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की है। कई मंत्रियों से मुलाकात की है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है, मुलाकात की गई है। कई मायने निकाले जा रहे हैं इस बैठक के। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, जहां निर्मला सीतारमण से भी उन्होंने मुलाकात की। कई परियोजनाओं के बारे में, वित्तीय सहायता की बात उन्होंने की और उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया भी था, जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। कई मंत्रियों से मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन, आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भी मुलाकात की। तो इस मुलाकात के बाद से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा कि वैक्सीनेशन का दायित्व केंद्र सरकार ने अपने ऊपर लिया है। ये अभिनंदनीय है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने जिस तरीके से गरीब परिवारों की चिंता की है, गरीब लोगों तक अनाज पहुंचाया है, ये केंद्र सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है, दर्शाता है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मंडी हवाई अड्डे का LIDAR सर्वेक्षण 7 जून 2021 से शुरू होगा। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री ने भारतीय हवाई अड्डे प्राधिकरण को प्रस्तावित मंडी हवाई अड्डे के निर्माण के लिए किए जा रहे अनुकरण अभियान में अभ्यास में तेजी लाने का निर्देश भी दिया है। और इसके साथ ही सीएम ने नागरिक उड्डयन मंत्री से हवाई संपर्क सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए उड़ान योजना के तहत चंबा हेलीपोर्ट को शामिल करने का आग्रह किया है। तो कई विषय पर चर्चा हुई। इस दौरान ये मुद्दे खास रहे। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। राज्य के विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया और इसके साथ ही सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री को भारत तिब्बत सीमा पर अपने दौरे के बारे में भी अवगत कराया। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने हिमाचल में कोविड-19 से निपटने और टीकाकरण अभियान को लेकर राज्य सरकार और बीजेपी की तरफ से किए जा रहे कामों को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बातचीत की। आपको ये बता दें कि सांसद राम स्वरूप शर्मा के निधन के बाद मंडी सीट पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की गई। तो सीएम जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, जहां उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ, आला अधिकारियों के साथ मुलाकात की। जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। तो फिलहाल आज दोपहर तक वो हिमाचल पहुंच जाएंगे और हिमाचल जाने से पहले कई मुलाकात का दौरा उनका रहा। दिल्ली में उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, अधिकारियों के साथ मुलाकात की और मंडी में उपचुनाव को लेकर भी चर्चा का विषय रहा। सीएम जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चिंतन मंथन किया, बातचीत की और आज वो दोपहर तक हिमाचल पहुंच जाएंगे। तो हिमाचल में तमाम परियोजनाओं को लेकर भी बातचीत की गई है, उपचुनाव को लेकर बातचीत की गई है, मंडी में होने वाले उपचुनाव को लेकर बातचीत की गई है। कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पे सीएम जयराम ठाकुर ने बातचीत की, चिंतन मंथन किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उन्होंने मुलाकात की और
कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही कोरोना को लेकर भी चर्चा की गई, उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर शिमला से ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 2 दिवसीय जो दौरा था दिल्ली का, और इसके दौरान लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात होती रही है और खास तौर पर जो राजनीतिक हालात है हिमाचल प्रदेश पर, उनको लेकर चर्चा यहाँ पर की गई है। हिमाचल प्रदेश में जो लंबित प्रोजेक्ट हैं, जो यहाँ पर कोविड काल के दौरान जो है चीजें रह गई थी और उनको फिर से पटरी पर लाना है, तमाम ये चीजें हैं। इन सब के बीच अब केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई है। इसके अलावा आज जो है वो जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनसे भी मुलाकात हुई है। उनसे मुलाकात का मतलब यही है कि लगातार हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक समीकरण जो है वो रोजाना बदल रहे हैं। वहीं अहम ये है कि अब राज्य में 3 उपचुनाव होने हैं। एक मंडी लोकसभा सीट का जो है सांसद का उपचुनाव होना है। इसके अलावा जो 2 हैं वो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। एक फतेहपुर का है, दूसरा अभी हाल ही में जो नरेंद्र बरागटा, जो कि विधायक भी थे जुब्बल कोटखाई से, वो वहां पे भी अब उनके देहांत के बाद अब वो भी सीट खाली हो गई है, तो वहां पर भी उपचुनाव होना है। तो 2 विधानसभा और 1 लोकसभा का उपचुनाव जो है वो राज्य में होना है। इसको लेकर चर्चा की गई है। साथ में ये भी कहा गया है, जो सूत्र बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो मंत्रिमंडल है, जो जयराम सरकार का जो मंत्रिमंडल है, मंत्रियों की रिपोर्ट सबमिट की गई है। किस तरह के से चीजें जो है वो रहेंगी, क्योंकि फतेहपुर जिला कांगड़ा में आता है। कांगड़ा बहुत बड़ा जिला है। सरकार तय करने में, सरकार बनाने में जिला कांगड़ा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन संभावित वो नाम हो सकते हैं, कौन चर्चा जो है वो किस रुख बैठती है। ये तमाम चीजें जो है समीकरण आज बदल रहे हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो वापस दिल्ली से शिमला पहुंच रहे हैं। तो देखना यही होगा कि उपचुनावों के बाद अब मुख्यमंत्री आएंगे और आकर यहाँ पर बयान देते हैं किस तरह से चीजें हुई, क्या क्या चर्चा वहां पर हुई। लेकिन सूत्र यही बताते हैं कि राजनीतिक हालातों को लेकर चर्चा की गई है, मंत्रियों की परफॉर्मेंस को लेकर खास तौर पर रिपोर्ट जो है वहां पर सौंपी गई है। विकास, जिस तरह से अभी आपने जानकारी दी कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, कई मायनों में ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है, तो किस तरीके से लिया जाए इन मुलाकातों को, इन बैठकों को, और आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम जयराम ठाकुर का? सीएम जयराम ठाकुर जो है वो आज दिल्ली दौरे से शिमला पहुंच रहे हैं। अब से कुछ ही देर में शिमला जो है वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद सीधा राज्य सचिवालय आएंगे। यहीं पर उनका आने का कार्यक्रम है। और अब सीधे तौर पर यही है कि सियासी समीकरण किस तरह से रहने वाले हैं, चुनावों को किस तरह से बीजेपी पार्टी की तैयारी है। क्योंकि लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस जो है वो 2 कदम आगे चल रही है, कभी बीजेपी 2 कदम आगे चल रही है। लेकिन हाल फिलहाल में क्या परिस्थितियां हैं, मंत्रियों की जो परफॉर्मेंस है, उनके विभागों में क्या क्या काम जो है वो किए गए हैं, क्योंकि कोविड काल के दौरान बहुत बड़ा झटका जो है वो अर्थव्यवस्था को लगा है। ऐसे में अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है। वही लंबित जो बहुत बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बेहद महत्वपूर्ण जानकारी से आपको मुखातिब कराते हैं। हिमाचल से ये जानकारी कोरोना को लेकर, जहां कोरोना से अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 596 नए मामले निकलकर सामने आए हैं। कोरोना से 17 संक्रमितों की मौत हो चुकी है अब तक, और प्रदेश के अंदर सक्रिय मामलों की अगर बात करें तो 7,555 एक्टिव केसेस है। हिमाचल में फिलहाल कोरोना से राहत मिलती हुई इन आंकड़ों के मुताबिक नजर आ रही है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो 596 नए बीमार लोग सामने निकल कर आए। हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर के मुकाबले ज्यादा घातक रही है। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में 8 गुना ज्यादा मामले सामने आए हैं। पहली लहर में रोजाना जहां औसतन 171 मामले आ रहे थे, तो दूसरी लहर में ये मामले 1342 प्रतिदिन पहुंच गए हैं, जो कि 8 गुना ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से किए गए कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के विश्लेषण में ये बात सामने आई है कि पहली लहर के दौरान कोविड का पहला मामला 23 फरवरी 2020 को दर्ज किया गया था। पहली लहर 58,403 मामलों के साथ निकल के सामने आई थी। अब ग्राफिक्स के जरिए इन्हीं आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो 15 से कम आयु के लोगों के लिए पहली लहर में मौत के आंकड़े जो हैं वो पहली लहर और दूसरी लहर के आंकड़े वो हम आपको दिखा रहे हैं। हर आयु वर्ग के ये आंकड़े हैं, चाहे 45 से 59 साल की उम्र के व्यक्ति की हो या फिर 60 से 75 की उम्र के व्यक्ति के आंकड़े हो।
पहले कोरोना परेशानी उठा रहा था और अब ब्लैक फंगस परेशानी दे रही है। ये लोगों की चिंताओं को बढ़ा रहा है। ताजा मामला राजधानी शिमला का सामने आया, जहां आईजीएमसी शिमला में दाखिल ब्लैक फंगस के मरीजों की जान बचाने के लिए चिकित्सकों को अब तक 3 मरीजों की एक एक आंख निकालनी पड़ी है। चिकित्सकों का ये कहना है कि ऐसा नहीं करने से मरीजों की हालत और भी ज्यादा गंभीर हो सकती थी और इसी के चलते अस्पताल में इस बीमारी से पीड़ित एक मरीज की गंभीर हालत होने की वजह से वेंटिलेटर पर उसे दाखिल किया गया। ये मरीज लगातार चिकित्सकों की निगरानी में है और आईजीएमसी में मौजूदा समय में ब्लैक फंगस से पीड़ित 10 मरीज भी एडमिट है। इनमें हमीरपुर के रहने वाले मरीजों की संख्या सबसे ज्यादा है। आईजीएमसी के ईएनटी विशेषज्ञों का ये कहना है कि अगर नाक में दिक्कत है, नाक बंद है या फिर दाग धब्बा है तो उसे तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। जरा सी लापरवाही करने से ये बीमारी जानलेवा बन सकती है। विकास हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। विकास, हालांकि कोरोना से राहत मिलती हुई जरूर नजर आ रही है, लेकिन ब्लैक फंगस परेशानी का सबब बन चुकी है। विकास, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए ब्लैक फंगस जो है वो लगातार मौत जो है उससे जारी है। बीते कल भी शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में एक महिला की मौत जो है ब्लैक फंगस के कारण हुई थी और ये बताया जा रहा है कि जो इस तरह के गंभीर रूप से जो संक्रमित लोग होते हैं, ऐसे लोगों को वेंटिलेटर की सुविधा जो मिलना है वो बहुत जरूरी है। तो ऐसे में वेंटिलेटर की जो कमी है उसको भी पूरा करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये कहा जा रहा है राज्य सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खास तौर पर, कि वेंटिलेटर की अभी फिलहाल कोई कमी नहीं है, क्योंकि पेशेंट्स उस हिसाब से नहीं है, यानी कि मरीज उस हिसाब से नहीं है। तो ऐसे में अब लगातार मौत का आंकड़ा जो है वो भी घटता नजर आ रहा है। बीते कल भी अगर बात करें तो 18 लोगों की मौत ही हुई है, जो कि पहले के मुकाबले काफी कम मौतें जो है वो अब हुई है। ऐसे में अगर कुल मिलाकर अगर एक्टिव मरीजों की अगर बात करें तो 7,555 लोग जो हैं अब रह गए हैं जो कि एक्टिव मरीज हैं कोरोना संक्रमण के। ऐसे में जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी कम होता नजर आ रहा है। अब आप देखिए कि 3 से 4% के आसपास जो है अब ये पॉजिटिविटी रेट रह गया है। और अगर हम बात करें कुल रिकवरी रेट की अगर बात करें तो वो भी 95% से ऊपर जो है जाता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर राज्य में कोरोना से हालात सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को लगातार जागरूक करने की बात की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है। विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो कोरोना जहां कम हो रहा है हिमाचल में, तो वही ब्लैक फंगस का खतरा अब मंडरा रहा है। हिमाचल प्रदेश के प्लम बागवानों में प्लम के घर द्वार पर ही अच्छे दाम मिलने से काफी खुशी है। इस बार प्लम की फसल बहुत ही अच्छी होने के बावजूद बागवानों में कोरोना से उत्पन्न हुई स्थिति के कारण चिंता बढ़ गई है। प्लम बागवान असमंजस में थे कि वो प्लम फसल तैयार होने पर कैसे मंडी पहुंचाएंगे, लेकिन सरकार के बहुत ही बेहतर प्रबंधन के चलते बागवानों को प्लम के अच्छे दाम मिल रहे हैं। बाहरी प्रदेशों से खरीदार भी बागों तक पहुंच रहे हैं। दून के पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राम कुमार चौधरी ने सोमवार को लोगों को बहुत ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नई पहल की शुरुआत की है। उन्होंने दून विधानसभा की समस्त 36 ग्राम पंचायतों और सरकारी अस्पतालों व औषधालयों को 325 ऑक्सीमीटर प्रदान किए। अपनी गृह पंचायत हरिपुर संडौली में आयोजित एक समारोह में उन्होंने पंचायत प्रधानों और उप प्रधानों को ऑक्सीमीटर सौंपकर इस अभियान की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने बद्दी अस्पताल में जाकर डॉक्टर्स को ऑक्सीमीटर प्रदान किए। उन्होंने कहा कि नालागढ़, बद्दी व कुनिहार अस्पताल में पर्याप्त ऑक्सीमीटर नहीं थे, इससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा पंचायत प्रधानों को 5 ऑक्सीमीटर प्रदान किए गए। तो अभी का समय जो आया उससे भी भयंकर कोरोना आया, जिसमें सैकड़ों लोग जो है वो बिना ऑक्सीजन के, बिना इंजेक्शन्स की उपलब्धता के जो है वो जिनकी मृत्यु हो गई और लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनकी ऑक्सीजन जो है वो कम हो गई। मैंने पूरे क्षेत्र का दौरा किया, पंचायत में पूछा, हमारे जो अस्पताल हैं, हमारी पीएससीज हैं, उनमें मैंने पूछा। बद्दी 50 बेड का हॉस्पिटल है, वहाँ पे सिर्फ एक ऑक्सीमीटर उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग के द्वारा समूचे राज्य में 10 जून तक मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान लगाया गया है।
जबकि प्रदेश में 11 जून से गर्जन के साथ बारिश का क्रम शुरू हो जाएगा। प्रदेश के अंदर 11 से 13 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। 13 जून को राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में गर्जन के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ बना रहा। प्रदेश में कुछ स्थानों पर बीते 24 घंटों के दौरान बारिश रिकॉर्ड दर्ज की गई। वहीं धर्मशाला में, जहां पर तापमान ज्यादातर कम रहता है, लेकिन इन दिनों धर्मशाला का तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धर्मशाला के साथ साथ जिला कांगड़ा के निचले इलाकों में खूब गर्मी पड़ रही है और कई स्थानों पर लोगों को पेयजल की समस्या भी सामने खड़ी हो रही है। अभी 2 से 3 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग की एडवाइजरी के मुताबिक 2-3 दिन के बाद बारिश होगी। तो फिलहाल मौसम में बदलाव की स्थिति बताई गई है। पूर्व अनुमान के हिसाब से मौसम विभाग के द्वारा कहा गया है कि अभी 2-3 दिन और लगेंगे बारिश होने में। फिलहाल जो मौसम है उसका रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक मौसम साफ बना रहेगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है 11 जून से मौसम एक बार फिर करवट लेता हुआ नजर आएगा। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 दिन तक मौसम साफ बना रहेगा और 2 से 3 दिन बाद बारिश का पूर्व अनुमान भी मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 11 जून के बाद से मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ नजर आएगा। तो हिमाचल की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हिमाचल प्रदेश में 3 दिन मौसम साफ रहने का पूर्व अनुमान मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है और आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश की बात भी कही गई। हमारे साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जुड़ गए हैं मौसम विभाग के तरफ से और उनसे जानना चाहेंगे कि आगे किस तरीके की स्थिति रह सकती है। मनमोहन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या लगता है जिस तरीके से ये जो मौसम विभाग की तरफ से पूर्व अनुमान लगाया गया है, क्या कुछ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? हाँ, अभी जो आने वाले दिन है इसमें भी बारिश के चांसेस रहेंगे। अभी ह्यूमिडिटी लेवल काफी बढ़ गया है कि एक बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से जो मानसून है इस बार वो भी जल्दी अप्रोच कर सकता है। जो हिमाचल प्रदेश में मानसून है वो जनरली 25 जून को अप्रोच करता है, तो इस बार लग रहा है कि जो मानसून है वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा, 1 हफ्ता पहले अप्रोच कर सकता है। 11 तारीख से हिमाचल प्रदेश में बारिश हो सकती है। ये जो बारिश होगी ये प्री मानसून शावर होंगे, तो इससे तापमान भी थोड़ा और इसमें गिरावट रहेगी। तो आने वाले जो दिन है आप ये समझिए कि 1 हफ्ते तक बारिश रहेगी 11 तारीख से ऑनवर्ड। चलिए मनमोहन सिंह जी, जो आपने जानकारी दी है हिमाचल वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 11 जून से मौसम एक बार फिर करवट लेगा और हिमाचल प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब ऐसे में हिमाचल कांग्रेस को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं, जिसे लेकर शिमला से हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव और पूर्व में मंत्री रहे सुधीर शर्मा से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। हिमाचल में राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर से तेज हो गई हैं। वजह है चुनाव, और अब उपचुनाव सबसे पहले होना है और उपचुनाव के बाद विधानसभा यानी 2022 की तैयारी, तमाम चीजें हैं। और इन सब के बीच कांग्रेस नेता लगातार इधर उधर बैठकें कर रहे हैं, एकजुटता का प्रमाण दिया जा रहा है। लेकिन क्या है असलियत और क्या है वजह इन मीटिंग्स की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एआईसीसी के सचिव और पूर्व में मंत्री रहे कांग्रेस के सुधीर शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी। धन्यवाद। अच्छा, इन मीटिंग्स को हम किस तरह से देखें? ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, इधर उधर फोटोग्राफ्स जो हैं बाहर आ रही हैं, और क्या मायने क्या निकाले इनके? देखिए, ऐसा है, एक दल के नेता जो हैं वो ऐसे मिलते रहते हैं, चर्चाएं चलती रहती हैं, और आपने ये ठीक कहा कि 1 वर्ष चुनाव में है, तो उसके ऊपर चर्चा करना, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो जो भी छोटे बड़े नेता प्रदेश के हैं, हमने एक प्रयास शुरू किया है कि सब एकजुट होकर के सब लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान की सरकार रही है उसकी विफलताओं को देखते हुए सब लोग इकट्ठा आएँ और मिल कर के जो है वो प्रदेश हित में अगला चुनाव जो है उसकी तैयारी शुरू करें। अच्छा, वीरभद्र जी का हाल जाना आपने यहाँ पर, कैसी है उनकी तबीयत? देखिए, पहले से बेहतर हैं, स्टेबल हैं, हॉस्पिटल में हैं। अभी उनसे मिलने के लिए डॉक्टर्स ने भी और परिवार के लोगों ने
मना किया है, इन्फेक्शन का डर है। लेकिन हम सब लोग ये कामना करते हैं कि जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ उनको मिले और वो ठीक हों, हमारे बीच में आएँ, उनका मार्गदर्शन जो है वो मिले सभी लोगों को, क्योंकि एक लंबा उनका जीवन जो है राजनीतिक वो रहा है। 6 बार के मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री। मैं नहीं समझता कि इतने बड़े कद का कोई नेता प्रदेश के अंदर कोई और है। आज हाल फिलहाल की अगर बात करें, गुटबाजी से बाहर निकली है कांग्रेस क्या? देखिए, परिवार के अंदर भी ऐसा होता है। राजनीतिक संगठन हैं तो चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, अन्य दल हों, सबके अंदर ऐसा होता है। लेकिन जहाँ पर बहुमत हो एक तरफ और जहाँ 2, 3 या 4, 5 लोग ही हों बाकी बचे हुए, तो उसको गुट नहीं आप कह सकते। जहाँ बहुमत होगा उसको माना जाएगा। आज अगर बात करें तो क्या बाली साहब आप लोगों के साथ हैं क्या? देखिए, वो एक चूक हुई, उसमें वीरभद्र सिंह जी का फोटो नहीं था, बाद में वो पोस्टर भी बदला गया, उसमें उनकी तस्वीर आ गई। कोविड रिलीफ का उनको कमेटी जो भी कमेटी तो नहीं बनी, लेकिन उन्हीं को इंचार्ज बनाया गया था कि पूरे प्रदेश में राहत सामग्री भेजें। तो ऐसी कमेटियां तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर कई कमेटियां हैं। उसको आप ये नहीं कह सकते कि वो अलग चल रहे हैं या वो एक अलग दल हो गया, वो पार्टी के अंदर ही हैं। और जहाँ पर ये चर्चाएं शुरू हुई हैं तो अब शीर्ष नेता जैसे प्रयास करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति साथ जुड़ता है, कौन आता है। हमारा तो प्रयास है सभी साथ मिलकर के आगे आए हैं। आपके साथ नाराजगी दूर हुई है क्या? मेरे साथ उनकी कोई नाराज़गी नहीं है, ना मेरी उनसे कोई नाराज़गी है। देखिए, हमारा चुनाव क्षेत्र अलग अलग है और वो मुझसे पहले के विधायक हैं। अगर कोई ऐसा सोचता हो या कोई समर्थक ऐसा सोचता हो तो मेरे पास उनके साथ लड़ने के लिए या बांटने के लिए ऐसा कुछ नहीं, मेरे मन में कोई मनमुटाव नहीं है। बहुत से नेता हैं जो कि एकजुट हुए हैं, हमने भी देखा। आशा कुमारी हैं, वो आई। मुकेश अग्निहोत्री जो कि सीएलपी लीडर भी हैं अभी, वो भी साथ हैं। कौल सिंह ठाकुर जो कि अलग चाल चलते थे, अब वो भी साथ में हैं। क्या मायने क्या निकालें, क्या लग क्या रहा है कि अब आने वाले दिनों में कुछ बल बढ़ेगा, क्या मजबूत होगी पार्टी? देखिए, प्रयास तो यही है कि सभी लोग साथ आएँ और प्रदेश के अंदर ठीक है, लोग बीच बीच में पार्टी के अंदर मनमुटाव भी होते हैं। लोग जो हैं वो कुछ चीज़ों के चलते जो हैं कई बार अलग भी हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, वीरभद्र सिंह एक बहुत बड़ा नाम प्रदेश के अंदर है। उनसे बड़ा नेता ना हुआ ना होगा। उस अम्ब्रेला के नीचे सभी को इकट्ठे होना है और जितने भी नेता प्रदेश के अंदर हैं कांग्रेस में, उनको कभी ना कभी वीरभद्र सिंह ही राजनीति में लेकर के आए। उन्होंने ही चुनाव लड़वाए, मंत्री बनाया, बड़े बड़े पदों पर लोगों को बिठाया। तो वो समय चला गया। उस चीज़ों को भूल करके सब लोग इकट्ठे हों और जो अपना लक्ष्य है उसकी प्राप्ति कर लें। उसके बाद अगर आप उस जादुई आंकड़े तक पहुंचते हैं तो हाईकमान निर्णय कर ले और वो सभी को सर्वमान्य होना चाहिए। इसमें कोई मतभेद वाली तो बात ही नहीं है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस बार, क्या लगता है आपको, कौन होगा? देखिए, राजनीति है, प्रजातंत्र है, इसमें तो 68 लोग जो जीत करके आते हैं उनकी इच्छा होती है कि मुख्यमंत्री बने। लेकिन राजनीतिक दलों के अंदर पार्टी हाईकमान, चुने हुए विधायकों की राय और बहुमत जो है वो ज़्यादा मायने रखता है और फिर आपकी कार्य कुशलता और कार्य करने की क्षमता जो है और सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता जो है वो बड़ा मायने रखती है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा। इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी एकजुट है और ऐसे में वीरभद्र सिंह ही कांग्रेस के एक लौते मुख्यमंत्री जो हैं वो यहाँ पर देखे जाते रहेंगे। ऐसे में 6 बार रहे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की तबीयत अभी पहले से बेहतर है। ये इस तरह की बातें जो हैं वो सुधीर शर्मा ने की है। वहीं कांग्रेस में किसी तरह भी गुटबाजी से साफ इनकार करते हुए यही कहा है कि आगामी चुनावों में भारी बहुमत जो है वो जनता उनको देगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो वहीं हिमाचल कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस एक परिवार की तरह है और परिवार में मतभेद होते ही रहते हैं। इसके साथ ही हिमाचल में कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष को नजरअंदाज किए जाने पर भी उन्होंने कहा कि आने वाले कार्यक्रमों में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब से आप लोग आए हैं और इकट्ठे मीटिंग पहले ऊना में होती है, फिर शिमला में होती है, अब तो हर जगह मीटिंग्स हो रही हैं। अलग अलग फोटोज जो हैं वो हर जगह से आ रही है। कांग्रेस पार्टी एकजुटता की बात कर रही है, लेकिन अध्यक्ष क्यों गायब है? देखिए, अभी तो ये शुरुआत हुई है। संगठन के अंदर आप प्रदेश अध्यक्ष को नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
आगे जो कार्यक्रम होंगे उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी आएंगे। क्या बदलाव जरूरी है क्या? मेरा ऐसा मानना नहीं है, ऐसा निर्णय तो ना मेरे अधिकार क्षेत्र में है, ये तो पार्टी हाईकमान निर्णय करती है कि किसको क्या कार्यभार कब दिया जाए। उनके काम को किस तरह से देख रहे हैं आप, जो अभी कुलदीप राठौर हैं, मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनके कामकाज को किस तरह से देखें? पार्टी को संभाल लिया क्या? कई चुनाव भी उन्होंने लड़वाए हैं। उन्होंने लड़वाए हैं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास उन्होंने किया है। मेरा ये मानना है कि जब से वो बने, एक तो ये उस समय से कोरोना जो है वो बहुत हावी हो गया, तो पार्टी के कार्यक्रम, बड़ी रैलीज करना जो है वो नामुमकिन जैसा हो गया था। तो अगर हम उसके अलावा बाकी चीज़ें देखें तो संगठन को जो काम करना चाहिए था संगठन कर रहा है। हमारा प्रयास ये है कि जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, इनको एक मंच पर लेकर के आएँ, उनसे बात कर लें। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इनको बदलाव के लिए लगातार सवाल क्यों उठ रहे हैं? कांग्रेस के बहुत से आला नेता, वरिष्ठ नेता लगातार इस बात को उठाते रहे हैं। सुक्खू साहब गायब हैं, कहाँ हैं सुक्खू साहब? देखिए, मेरी उनसे बात होती रहती है, संपर्क में है, ऐसा नहीं है। और बदलाव की जहाँ तक बात है, वो बदलाव की बात मैंने तो कही नहीं। और जो लोग कहते हैं ये सवाल, तो इसका उत्तर वो बेहतर दे सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमको इसी सिस्टम में अगर चलना है तो सबको साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबला करना होगा। अगर आप आपस में ही उलझे रहेंगे तो आप कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? वन, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने बताया कि लोगों को कोरोना वायरस से बचाने और स्वेच्छा से टेस्टिंग करवाने के प्रति प्रेरित करने के लिए विकास खंड के तहत आने वाली सभी पंचायतों में 10 जून से मैं स्वस्थ तो मेरा गांव स्वस्थ अभियान शुरू किया जाएगा, जो कि 20 जून तक चलेगा। उन्होंने ये जानकारी पंचायत प्रधानों और बीडीसी सदस्यों के साथ स्थानीय नगर परिषद हॉल में रूबरू होते हुए दी। यहाँ आपको बता दें कि वन मंत्री ने विकास खंड के तहत आने वाली सभी 52 पंचायतों के प्रतिनिधियों के माध्यम से इस अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाने और उनकी 100% भागीदारी सुनिश्चित बनाने की विशेष पहल की है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस अभियान को सफल बनाने का संकल्प लेकर आगे बढ़ने और लोगों को कोरोना टेस्ट करवाने के प्रति प्रेरित करने का आह्वान किया है। 100% कोरोना टेस्टिंग करवाने पर प्रथम रहने वाली पंचायत को 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। आज हमने मिलकर, मैंने अपनी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और बीएमओ मैडम की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और रूरल डेवलपमेंट विभाग, हम सब चारों ने मिलकर एक नया अभियान नूरपुर के अंदर छेड़ा है कि मैं स्वच्छ मेरा गांव स्वच्छ। इसमें वार्ड मेंबर से लेकर उप प्रधान से लेकर बीडीसी से लेकर जिला परिषद तक सबने जोड़ा है और इनको अपने अपने वार्ड का प्रभारी बनाकर अपने वार्ड में जानकारी इकट्ठा करने का हमने प्रयास शुरू किया। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ गई है, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि चंडीगढ़ से आ रही है। सीएम मनोहर लाल करेंगे मंत्रियों से मुलाकात। महत्वपूर्ण जानकारी